प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के टीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की ओर के पहले पाठ भोजन फूड पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह इस पाठ का दूसरा वीडियो है और आज इस भाग में हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु होंगे। हम पोषक तत्वों का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, संतुलित आहार किसे कहते हैं, पोषक तत्वों की कमी तथा अधिकता से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, साथ ही हम लोग दूषित भोजन के कारण और उनसे बचने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग आलू के टुकड़े और आयोडीन का घोल लेंगे। एक प्लेट में आलू के छोटे टुकड़े लीजिए और इसमें आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए हम जल से भरी हुई परख नली में कुछ बूंदें टिंचर आयोडीन की मिला देंगे। टिंचर आयोडीन मतलब बैंगनी रंग की दवा, जिसे हम लोग अपने घाव में लगाया करते हैं। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ? आलू का रंग नीला और कुछ समय के बाद काला पड़ जाना आलू में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है और मंड कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। हम कार्बोहाइड्रेट का घरेलू परीक्षण भी कर सकते हैं। यदि हम पके हुए चावल के माड़ में आयोडाइज्ड नमक थोड़ी मात्रा में डाल देंगे तो माड़ के रंग में भी हमें परिवर्तन दिखाई देगा। और हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि आलू और चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए अब हम लोग प्रोटीन के परीक्षण के बारे में जानते हैं। इसके लिए हम दाल का चून, कॉपर सल्फेट का घोल, कॉस्टिक सोडे का घोल, परख नली और ड्रॉपर लेंगे। तो एक परख नली में दाल का चून लीजिए। अब इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कॉस्टिक सोडा की 10 बूंदें डालिए। परख नली को अच्छी तरह से हिलाइए। क्या इसके रंग में परिवर्तन होता है? हाँ बच्चों, जब हम कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डालकर परख नली को हिलाते हैं तो इसका रंग बैंगनी हो जाता है और इसका रंग बैंगनी होना ही इसमें प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। अर्थात हमें पता चलता है कि दाल में प्रोटीन उपस्थित है। चलिए अब हम लोग वसा के परीक्षण के बारे में जानते हैं। इसके लिए हम मूंगफली के दाने के टुकड़े और सफेद कागज लेंगे। एक सफेद कागज को मोड़कर उसके बीच में मूंगफली के दाने के टुकड़े रखिए और अंगूठे की मदद से उसे दबाइए। कागज को खोलकर ध्यान से देखिए। इस पर क्या दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा दिखाई देता है और यह तेल का धब्बा उस खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दिखाता है। जल का परीक्षण। एक टमाटर लेकर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटिए। क्या आपके हाथ गीले होते हैं? इससे हमें पता चलता है कि टमाटर में जल है। ऐसे कौन कौन से फल या सब्जी हैं जिसको काटने, छीलने और मसलने से पानी की उपस्थिति का अनुभव होता है? बहुत सारे हैं। खीरा, तरबूज, खरबूज, आम, संतरा आदि। चलिए अब हम लोग संतुलित आहार, बैलेंस डाइट के बारे में जानते हैं। हमारा संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार में व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की मात्राएं शामिल होनी चाहिए। उसमें सभी पोषक तत्वों को स्थान मिलना चाहिए। कौन कौन से पोषक तत्व? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। उस आहार में सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होना चाहिए। आहार उचित मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए, क्योंकि भोजन हम अपने शरीर को ऊर्जा देने के लिए ही करते हैं। संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थ शामिल होना चाहिए और आहार आकर्षक, सुगंधित, स्वादिष्ट और रुचिकर होना चाहिए। तो अतः वह आहार
जिसमें हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। साथ ही इसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी सम्मिलित हो। संतुलित आहार बैलेंस डाइट कहलाता है। बच्चों, आप लोगों को पता है हमारी पारंपरिक भारतीय थाली एक उचित संतुलित आहार है, क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्वों की उचित मात्रा रहती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से कारक संतुलित आहार को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है उम्र। आहार की आवश्यकता उम्र के अनुसार बदलती है। बच्चों को शारीरिक सक्रियता अधिक होने के कारण ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने के कारण क्रियाशीलता कम हो जाती है, अतः ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है। मतलब बच्चों को कार्बोहाइड्रेट और वसा वाले भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाने चाहिए, जिससे कि उनके शरीर को सक्रिय रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिल सके। दूसरा है लिंग। पुरुषों की क्रियाशीलता, आकार तथा भार अधिक होने के कारण उन्हें स्त्रियों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कारक है क्रियाशीलता। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं उन्हें पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे एक मजदूर के लिए आवश्यक आहार एक ऐसे व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जो कार्यालय में बैठकर ही कार्य करता है। और चौथा फैक्टर है विशेष शारीरिक अवस्था। गर्भावस्था या बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं को अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बच्चों आप लोग 5 स्टेप्स टू हेल्दी ईटिंग देख रहे हैं। अनाज, फल और सब्जियां हमें अधिक मात्रा में खाना चाहिए। दालें, दूध और दूध से बनी वस्तुएं, मांस और चिकन हमें संतुलित मात्रा में खानी चाहिए। और अंडे और मांस, साथ ही वसा, चीनी और नमक हमें बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए। आइए अब हम एक भोजन पिरामिड बनाते हैं। बताइए बच्चों, आप दिन भर में क्या क्या खाते हैं? बिल्कुल ठीक, चावल, रोटी, फल, सब्जियां, दूध, दही, अंडा, मछली, तेल, घी, मक्खन। तो अपने उत्तर को इस प्रकार लिखिए कि आहारों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण हो सके। हमें सबसे अधिक मात्रा में रोटी चावल खाना चाहिए, उनसे कम मात्रा में फल और सब्जियां, उनसे कम मात्रा में दूध, दही, मछली और अंडा, और तेल, घी और मक्खन हमें सबसे कम मात्रा में खाना चाहिए। तो बच्चों, बन गया ना भोजन पिरामिड। चलिए अब हम लोग रंग बिरंगे भोजन के बारे में जानते हैं। बताइए कि हमारे तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग हैं? बिल्कुल सही, केसरिया, सफेद और हरा। अब इन तीनों रंगों से मिलते जुलते रंगों के खाद्य सामग्रियों की सूची बनाइए। सूची इस प्रकार की हो सकती है। केसरिया या लाल रंगों की खाद्य सामग्री में टमाटर, गाजर और सेब। सफेद रंगों की खाद्य सामग्री में चावल, दूध, आलू, अंडा। और हरे रंगों की खाद्य सामग्री में मटर, कद्दू, नेनुआ, पालक। हमारे भोजन में प्रतिदिन रंग बिरंगे खाद्य पदार्थों का मिश्रण होना चाहिए। यह संतुलित आहार है जो हमारे स्वास्थ्य, विकास तथा शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोषक तत्वों को नष्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सब्जियों को काटने से पहले ही अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। जब हम छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोते हैं तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। चावल और दालों को जब हम बार बार धोते हैं तो चावल और दाल में उपस्थित विटामिन और खनिज लवण भी नष्ट हो सकते हैं। भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग और बाद में उसे फेंक देने से भी कई प्रोटीन और खनिज लवणों की हानि होती है। जैसे हम लोग अगर चावल पकाने में बहुत अधिक पानी डालेंगे और बाद में उस माड़ को फेंक देंगे तो उस माड़ के साथ चावल में उपस्थित पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड क्या है।
आजकल मेले, बाजार आदि में चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आदि मिलते हैं, जिन्हें हम बहुत चाव से खाते हैं और इसे ही फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। परंतु क्या ये फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है? नहीं। इन फास्ट फूड में बहुत अधिक नमक होता है। चलिए देखते हैं कितना नमक है इन फास्ट फूड में। तो चाउमीन में 1.7 ग्राम, वेज चॉप में 0.5 ग्राम, पिज्जा में 1 से 1.2 ग्राम, पाव भाजी में 0.6 ग्राम, बर्गर में 1 ग्राम। और अधिक नमक के सेवन से उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें इन फास्ट फूड को कम खाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि कुपोषण, माल न्यूट्रिशन क्या है। आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया है। अब बताइए, यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को कुपोषण, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है सूखा रोग, मैरस्मस। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है, शरीर दुबला पतला हो जाता है और शरीर की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं। दूसरा है क्वाशिरयोरकोर। यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है। रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है और रात में कम दिखाई देने लगता है। घेंघा, गॉइटर। आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, जिसे घेंघा रोग कहा जाता है। और आयोडीन की कमी से बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। लौह तत्व की कमी से शरीर में खून की कमी हो जाती है और शरीर कमजोर हो जाता है। कमजोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अस्थि और दंत क्षय, बोन एंड टीथ डिके। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोषक तत्वों की अधिकता से क्या होता है। जहां पोषक तत्वों की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसा युक्त भोजन मोटापा, ओबेसिटी का कारण बनता है और यह मोटापा समस्त बीमारियों की जड़ है। चलिए अब हम लोग दूषित भोजन के बारे में जानते हैं। आपने बाजार में खुली हुई भोज्य सामग्री बिकती हुई देखी है। दूषित भोजन के क्या कारण हैं और हम किन उपायों के द्वारा उनसे बच सकते हैं? बाजार की खुली भोज्य सामग्रियां क्यों नहीं खानी चाहिए? कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है? खाने के सामानों को ढक कर क्यों रखना चाहिए? ठेले में रखी खाद्य सामग्री, जलेबी आदि पर आपने मक्खियां बैठी देखी हैं। तो ये मक्खियां गंदी जगहों पर भी बैठती हैं और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती हैं। खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी पड़ती रहती है। इसीलिए बच्चों, हमें बाजार की खुली भोज्य सामग्रियां नहीं खानी चाहिए और खाने के सामानों को ढक कर रखना चाहिए। बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता है और यदि खाने को रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आदि में न रखा जाए तो यह भी दूषित हो जाता है और ऐसा खाना हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। बच्चों, इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया है कि भोजन पौष्टिक जरूरी है। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इनमें पोषक तत्वों का वितरण सामान्य होता है। हमें हर क्षेत्र के आहार का आनंद लेना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। चलिए अब हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी भोजन के आवश्यक अंग है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में सम्मिलित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह पाठ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।